है और और यार भाई क्या हो रहा है फुटबॉल में, मतलब साला कहीं डेडलॉक नहीं टूट रहा है तो कहीं साला 10-10 साल पुराना रिकॉर्ड टूट रहा है। मतलब इन रिकॉर्ड के बारे में किसी ने अभी तक सुना सोचा भी नहीं होगा, वो सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं अभी। ये हिसाब चल रहा है अभी प्रीमियर लीग फुटबॉल में। और अगर रियल मैड्रिड की बात करें तो वो अलग ही चल रही है, उनका अलग ही हिसाब चल रहा है अभी ला लीगा में। खैर सबको ही कवर करेंगे धीरे धीरे अपन, चाहे मैनचेस्टर यूनाइटेड की मैच हो कल, चाहे मैनचेस्टर सिटी की मैच हो कल चाहे लिवरपूल और टॉटनहम की मैच हो, और चाहे रियल मैड्रिड की मैच हो, सबको ही कवर करेंगे धीरे धीरे अपन। तो यार बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं सीधा अपने पहले टॉपिक के ऊपर एंड पहले मैच के ऊपर, जो कि है मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस क्रिस्टल पैलेस। और हे भगवान, कितना रिकॉर्ड, मतलब कितना शॉट ऑन टारगेट चाहिए हमें शॉट मतलब कन्वर्ट करने के लिए गोल को। मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही कि इतने शॉट ऑन टारगेट, इतने सारे शॉट्स बिल्कुल आर पार मारे जा रहे हैं धड़ाधड़। और मतलब 10 मरतबा कल पूरे मैच में शॉट्स लगे ऑन टारगेट, जिसमें से सैम जॉनस्टन ने तड़ातड़ बचा डाले सारे के सारे। मेरे को कोई ये समझा दो कि भाई इतने शॉट्स ऑन टारगेट के बाद भी स्कोर 0 पे अटक के कैसे रह सकता है। अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड के कल शुरू से बात करो तो भाई शुरू में थोड़ी सी डिफेंस थोड़ी तार तार नजर आई, थोड़ी तितर वितर नजर आई, लेकिन फिर उन्होंने होल्ड करा एंड फिर वही हाई गेम प्ले, हाई लाइन मेंटेन करने वाली गेम प्ले। इस सीजन में को एक चीज तो ये समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज द थिंग इज पिछले सीजन की अगर तुम बात करोगे तो काउंटर अटैकिंग फुटबॉल बहुत ज्यादा चल रही थी। राशफोर्ड और एंटनी की स्पीड जो थी उससे वायलेट करने की बहुत ज्यादा कोशिश चल रही थी। लेकिन इस सीजन की बात करो तो इस सीजन एक कोई फिक्स्ड प्लान और एक कोई फिक्स्ड प्लेइंग स्टाइल दिख ही नहीं रही है अभी तक मैनचेस्टर यूनाइटेड। मतलब अगर क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट अभी 1-2 दिन पहले जो मैच हुआ था ईएफएल कप का, उस मैच की अगर तुम बात करो ना, उसमें जो हमारी जो फॉर्मेशन थी, उसमें जो हमारा प्लान था, जो माइंडसेट था, उससे कंप्लीट अपोजिट था आज के मैच में जो मैनचेस्टर यूनाइटेड और क्रिस्टल पैलेस के बीच में हुई है मैनचेस्टर यूनाइटेड के होम पे। एंड ये सब चीजें डायरेक्ट एरिक टेन हाग पे सवाल खड़ा करती हैं कि भैया आप क्या करवाना चाह रहे हो, आपकी फिलोसफीज क्या है और प्लेयर्स आपके हिसाब से क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। बिकॉज द थिंग इज जो एक कोऑर्डिनेशन होती है ना, एक अटैचमेंट हो जाती है टीम के साथ, ठीक है, एक दूसरे प्लेयर्स के साथ अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाती है कि हाँ कौन कहाँ खेलना चाहता है। यहाँ अंडरस्टैंडिंग ना दिख रही है, ना कोऑर्डिनेशन दिख रहा है, ना कोऑर्डिनेशन दिख रहा है, कुछ नहीं है आपस में ही। तो इसलिए अब सबसे बड़ा दिक्कत यही आ जाता है कि ये जो एक कोऑर्डिनेशन की कमी दिख रही है टीम में, इसको कैसे सॉल्व करा जाएगा। एंड सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है सेट पीस की दिक्कत। कि भैया सेट पीस में जो ये सारे लौंडे हैं ना, ये गोल की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता है। एक तो सबसे गधा वाला बात है ये है कि आप गोल की तरफ मुंह कर लो, सेट पीस में कभी गोल की तरफ मुंह नहीं करा जाता है, बॉल की तरफ करा जाता है। कल वही हुआ, हेडर लगी हॉयलैंड से, गलती से वो हेडर लगी एंड एंडरसन रेडी भी नहीं था, उसको फर्क भी नहीं पड़ रहा था, उसको मतलब भागना था, वो वापस भागने के लिए तैयार था। वो मतलब वो सोच भी नहीं रहा था कि उसके तरफ बॉल आ जाएगी, लेकिन हेडर लग के डाइवर्ट हुई बॉल उसके तरफ। और वहां पर पेलिस्ट्री, जिसको एक्चुअली एंडरसन को मार्क करना चाहिए था, वो पीछे ही खड़ा था एंड उसकी नजर गोल के तरफ थी और बॉल के तरफ नहीं थी उसकी नजर। एंड ऐसे में उसने शॉट लिया, स्टन रह गए, बस खड़े के खड़े रह गए वहीं। तो यही सब दिक्कतें होनी है थोड़ी सी, एंड ये सब चीजों को सुधारना पड़ेगा एरिक टेन हाग को, बिकॉज एरिक टेन हाग पर डायरेक्ट क्वेश्चन उठ रहे हैं। बट क्या क्वेश्चन आ जाता है कि क्या एरिक टेन हाग को सैक कर देना चाहिए सिर्फ और सिर्फ इस मूवमेंट के बेसिस पे एंड इस परफॉर्मेंस के बेसिस पे? नहीं, बेवकूफी वाली कहानी होगी, साफा बेवकूफी वाली कहानी होगी। अगर इस पॉइंट पे एरिक टेन हाग को सैक करा गया तो अधर में लटक जाएगी मैनचेस्टर यूनाइटेड, मतलब कोई संभालने वाला नहीं होगा। ये ओले 2.0 वाली कहानी मत समझो, यहाँ सिचुएशन और ज्यादा उससे बुरी क्रिएट हो जाएगी, बिकॉज यहाँ माइकल कैरिक संभालने नहीं आएगा टीम को। द थिंग इज तुम्हें एक चीज समझना पड़ेगा कि एरिक टेन हाग अभी इस टीम की जान है, ठीक है, उसको रखना इज मच बेटर डिसीजन देन उसको हटा देना। बिकॉज वो कर रहा है तो एटलीस्ट वो 20% तक पहुंचा है अपने प्रोसेस में। अब उसको हटा दोगे तो फिर से जीरो से शुरू करना पड़ जाएगा एंड फिर से नया मैनेजर आएगा, वो नए माइंडसेट से खिलाएगा प्लेयर्स को, वो नए सेट ऑफ प्लेयर्स साइन करने को बोलेगा, तो वो कंप्लीट खिचड़ी पक जाएगी। एंड वो चीज अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड ना अफोर्ड कर सकती है, ना अफोर्ड करने वाली है। तो ऐसे में बेवकूफी होगी कि अगर अभी एरिक टेन हाग को हटाया जाए। खैर मेरे हिसाब से तो बहुत ही बैंग एवरेज मैच था कल, मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत ही बैंग एवरेज परफॉर्मेंस था। इस पर तुम्हारा क्या मानना है, तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो बिल्कुल कल के मैच के बारे में। एंड भाई इसी के साथ अपन आते हैं रियल मैड्रिड और गिरोना के मैच के ऊपर। एंड भाई साहब कार्लो एंचेलोत्ती के अंदर उसकी जो रेन रही है इतने साल की, जो 2014 की भी आई थी एंड अभी की जो भी थी, इस बीच में
पहली बार हम लोग गिरोना के होम पर जीते इतने सारे मैचेस में। तुम देख रहे हो क्या नेक्स्ट लेवल की ये रिकॉर्ड चल रही है, तुम्हें पता भी था इस बारे में? पहली बार कार्लो अंचेलोत्ती के अंदर के रियल मैड्रिड गिरोना में अवे गेम जीत कर आई है एंड इसका श्रेय जूड बेलिंगम और चुआमेनी को जाता है। भाई क्या मस्त लॉन्ड है यार। कल जूड बेलिंगम अटैकिंग फेज में जो उसने कमाल करा है, कल शुरू से अगर थोड़ी सी बात करें रियल मैड्रिड की, अगर शुरू से तुम बात करोगे, शुरू में हमारी डिफेंस हमेशा की कहानी है, वो हमारी डिफेंस बहुत तितर बितर दिखती है एंड मतलब गोल खा जाते हैं, मतलब बहुत क्लोज थे हम लोग गोल खाने के। कल गिरोना अगर थोड़ा सा काउंटर अटैक पे और घुस जाती तो अपन गोल भी खा जाते, वो वाला हिसाब था। रूडिगर बिल्कुल ही आसपास घूम रहा है एंड मार्किंग तो चलती ही नहीं है पहले 20 मिनट में, बिल्कुल मार्किंग नहीं चलती है। मतलब पहले 20 मिनट तो इनको इंजन गर्म करने में टाइम लगता है, सबसे बड़ी दिक्कत वही बात है। बट द थिंग इज जब इंजन गर्म होता है थोड़ी सी अब पेस दिखने शुरू हो जाती है। सबसे पहले तो यही कहानी है कि रूडिगर मार्क करता ही नहीं है, रूडिगर की जगह कामाविंगा को मार्क करना पड़ जाता है। उस बीच में इतना बड़ा स्पेस छोड़ जाता है कि कोई भी अंधा भी गोल मार के निकल जाए। बट धीरे धीरे फिर आगे बढ़ती है गेम एंड सबसे बड़ी जो कहानी आ जाती है वो ये है कि जोसेलू को मोर अटैकिंग फेज में डाल के विनीशियस को थोड़ा सा और अंदर में घुसा के विंग पर आप फरलान मेंडी को घुसा दे रहे हो एंड द थिंग सबसे बड़ी कहानी यही आ रही है कि जो विनीशियस है उसको बड़ा स्पेस नहीं मिल रहा है अपने शो बोटिंग करने के लिए एंड अपने स्किल्स यूज करने के लिए। बट देन अगेन उस बीच में आता है हमारा जूड बेलिंगम द स्टार भाई एंड द थिंग इज उस बंदे ने इतना अच्छा कंट्रोल करा ना पूरे मिडफील्ड को। द थिंग इज वो पॉकेट्स में रन्स और वो क्रॉस पासेस जो उसने खिलाए जोसेलू को, एक असिस्ट एक गोल भी मार दिया तगड़ा, बिल्कुल ही बहुत मस्त लेवल का गोल था वो जूड बेलिंगम की तरफ से। तुम कह सकते हो हमारे लिए सबसे बेस्ट जो लौंडा इस सीजन है ना वो जूड बेलिंगम ही है। मुझे नहीं पता ये फेरी टेल उसकी कहानी चल रही है, वो सच में ऐसा परफॉर्मेंस दे रहा है ये मुझे अभी नहीं पता है, बाद में अपन को पता चल ही जाएगा। बट इतना तो कंफर्म है कि ये जब तक फेरी टेल चल रहा है ना, ये जब तक पीरियड चल रहा है बहुत तगड़े लेवल पे जाने वाला है जूड बेलिंगम, इतना तो कंफर्म है। खैर चुआमेनी की बात करें, डिफेंसिवली टैग्ड बंदा, मतलब इतने तगड़े लेवल की कल मार्किंग करी है उस बंदे ने पूरे फील्ड पर, लेफ्ट से लेकर राइट तक दोनों लेफ्ट और राइट बॉक्सेस में वो अकेला बंदा खड़ा था और दोनों ही तरफ से उसने एक्सप्लॉइट करा है कल इस कदर की। और अटैकिंग जब फेज में आ रहा था तो वो और ज्यादा अग्रेसिव माइंडसेट से घुस रहा था। जैसे अभी तक चुआमेनी की गेम चल रही थी कि थोड़ा सा डिफेंसिव माइंडसेट से खेलता था एंड जहां उसको बॉल आगे बढ़ाने कंट्रोल करने को देखना था वहां बॉल वो क्रॉस पासेस करने को देखता था, प्ले मेकिंग में ज्यादा ध्यान देता था। बट कल के मैच में चुआमेनी खुद से ही थोड़ा सा अग्रेसिव नजर आया एंड यही कहानी हुई कि कल उसने गोल भी मारा, अग्रेसिव फेज में उसने बॉल भी डाली, उसने क्रॉस प्रेस भी मारे, उसने रन्स भी लगाए, मतलब कतई कल गिरोना को फाड़ के रख दिया जूड बेलिंगम और चुआमेनी की जोड़ी में। खैर अगर तुमने मैच देखा है तो तुम कमेंट सेक्शन में अपनी सोच अपनी फिलॉसफीज बता सकते हो डेफिनेटली। एंड यार इसी साथ आता है मैन सिटी और वुल्व्स के मैच पर एंड वुल्व्स ने कल डिजास्टर कर दिया मैन सिटी का। मतलब तुम कह सकते हो कि कल जो मैन सिटी दिखी है, देखो मैं एक चीज बोलूंगा जो मैं हमेशा बोलता हूं कि मैन सिटी इनविंसिबल नहीं है एंड तुम इनविंसिबल मान कर मत चलना मैन सिटी को, बिकॉज कभी ना कभी वो भी स्लिप ऑफ करेंगे। बट कल के मैच में जो कल की परफॉर्मेंस थी वुल्व्स की, उन्होंने स्लिप ऑफ मैन सिटी खुद से नहीं करी है, वुल्व्स ने कल स्लिप ऑफ कराया है। कल इस कदर की परफॉर्मेंस थी, मतलब नेटो की परफॉर्मेंस तुम देख लो यार, क्या गर्दा दौड़ता है भाई वो विंग पर। मतलब कल एक्सप्लॉइट कर ही नहीं पाए मैन सिटी के डिफेंडर्स वुल्व्स के अटैकर्स को इस कदर, उसकी स्पीड उसकी पेस इतनी थी कि पकड़ पाना मुश्किल था, इस कदर की मतलब परफॉर्मेंस चल रही थी वुल्व्स की। एंड जो जितने वो चांसेस उन्होंने क्रिएट करे, देखा उन्होंने कि भाई चांसेस कन्वर्ट करने की जो स्ट्रेटेजी अपनाई है हमने वो काम कर रही है, तो इसको थोड़ा सा और मिल्क करो। एंड द थिंग इज उनके लिए वो स्ट्रेटेजी काम कर गई। बट ये जो उनकी सबसे बड़ी जो खासियत कल के मैच में थी ना, वो था डिफेंड टिल डेथ वाली कहानी। भाई 5 एट बैक लगाकर खड़े एंड मैन सिटी के स्ट्राइकर्स भाई तड़ातड़ मारे जा रहे हैं, बिल्कुल एकदम शॉट, स्ट्रॉन्ग शॉट और लॉन्ग शॉट मारे जा रहे हैं तड़ातड़, लेकिन वो भाई टच से मस नहीं होने के वुल्व्स के डिफेंडर्स। यार कल सच में सैल्यूट है कल के परफॉर्मेंस को, वुल्व्स को मैन सिटी के अगेंस्ट परफॉर्मेंस को। एंड मेरे हिसाब से कल जो मैन सिटी का वुल्व्स का जो मैच लग रहा था ना, पहले मुझे लग रहा था कि भाई मैन सिटी निकाल लेगी मैच, बहुत अच्छे से निकाल लेगी। बट इतना तो कंफर्म है कि बर्नार्डो सिल्वा नहीं खेल रहा है, बर्नार्डो सिल्वा की कमी दिख रही है भाई। बर्नार्डो सिल्वा और जैक ग्रिलिश दोनों अगर लेफ्ट और राइट विंग पर रहते हैं ना, दिखता है भाई वो मैन सिटी में परफॉर्मेंस दिख जाता है। बट द थिंग इज मैन सिटी अभी थोड़ा सा चेंजेस कर रहा है, पेप गार्डियोला थोड़ा सा देख रहा है, लॉन्गर टर्म की है पूरी लीग, तो वहां थोड़ा सा चेंजेस करने को देख रहा है। बट इतना तो कंफर्म है कि भाई बिना बर्नार्डो सिल्वा के हालैंड पे भी बॉल उतनी ज्यादा स्प्रेज नहीं होती है, तो हालैंड भी उतना ज्यादा कुछ कर ही नहीं पाता है। द थिंग इज सबसे बड़ी कहानी यही है कि कल वुल्व्स
जो उन्होंने करा कल, सीधे से मैं बोलूंगा कि भाई सल्यूट है, काबिले तारीफ है, और ऐसे परफॉर्मेंस पे बनता भी है भाई कि भाई आप मैन सिटी को हरा दो। तो मैन सिटी हारी, इसका तुम क्रेडिट वुल्स से नहीं छीन सकते हो, बिकॉज द थिंग इज वुल्स की परफॉर्मेंस बहुत ही नेक्स्ट लेवल आई थी। खैर, अगर तुमने मैन सिटी और वुल्स का मैच देखा है तो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अपनी फिलॉसफीज। एंड यार, सबसे बड़ी इस मैच के साथ जो दिक्कत थी ना, वो ये थी कि इस मैच के साथ मैन सिटी टॉप पर आती, बट मैन सिटी जो हारी, इसके बाद जो टॉप की रेस थी वो शुरू हो गई थी। एंड जो नजरें थी वो थी टॉटनहम और लिवरपूल के मैच के ऊपर। एंड भाई इस मैच में दंगा फसाद हुआ है, मतलब लिटरली तुम बोलोगे कि भाई खत्म हुए हैं भाई इस मैच में, मतलब बारात निकली है इस मैच में, इतना तुम कह सकते हो। कल जो टॉटनहम और लिवरपूल की मैच थी, इस पर नजरें तो बहुत लोगों की थी, बट कल जो मैच में हुआ वो शायद ही बहुत कम लोग देखना चाहेंगे उस मूवमेंट को। द थिंग इज, कल शुरू से बात कर लेते हैं इस मैच की। देखो, बिल्डअप तो बहुत तगड़ी थी इस मैच की, एंड इस मैच में दोनों टीम्स की भी बिल्डअप बहुत तगड़ी हुई थी। मतलब तुम कह सकते हो शुरू से एक एवरेज प्रीमियर लीग गेम की धीरे धीरे बिल्डअप करने की कोशिश है, एंड फिर एकदम से पेस बढ़ती है, दोनों ही अटैक पे घुसते हैं। वो सेम कहानी चल रही थी टॉटनहम की भी, लिवरपूल की भी। एंड भाई मैं एक चीज बोलूंगा कि टॉटनहम पोस्टेकोग्लू के अंदर एक नेक्स्ट लेवल बीस्ट बनी हुई है भाई। वो अनबीटेबल रन पे जो गए हैं ना अभी टॉटनहम हॉटस्पर्स, मतलब भाई पोस्टेकोग्लू से इतना उम्मीद नहीं था जितना उस बंदे ने टॉटनहम को चेंज करके रख दिया है भाई। सैल्यूट है उस बंदे को कि टॉटनहम हॉटस्पर्स को सबसे बड़ी चीज उसने करी कि ह्यूंग-मिन सॉन को 9 नंबर और मैडिसन को 10 नंबर। ये जो एक चीज है ना, उसने इतनी तगड़ी चेंज डाली है पूरे स्पर्स में कि मैडिसन चांसेस क्रिएट करता है एंड सोन उस चांसेस को कन्वर्ट कर देता है। द थिंग इज, ये जो हैरी केन के जाने के बाद की जो एक फेज चल रही है ना टॉटनहम हॉटस्पर्स की, ये मतलब तुम कह सकते हो कि ये अनबिलीवेबल वाली कहानी चल रही है। एंड भाई सल्यूट है इस टॉटनहम हॉटस्पर्स को, बट वही आ जाती है कि लिवरपूल की वही फाइटिंग मेंटालिटी हमेशा ही रहती है, एंड वो हमेशा ही काम, मतलब हमेशा तो नहीं बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स काम कर जाती है। द थिंग इज, कल जब टॉटनहम का सबसे पहला गोल आया एंड उसके बाद जो लिवरपूल को एक रेड कार्ड पड़ा, उसके बाद से मैच थोड़ा सा चेंज होना शुरू होता चला गया, एंड थोड़ा सा टॉटनहम के पाले में गिर रहा था। एंड लिवरपूल विद 10 मैन, वो तुम कह सकते हो कि एक फाइटिंग मेंटालिटी रख रहे थे। एंड मैं बोलूंगा कि भाई एक्चुअली जो चेंजिंग फेज था गेम का, वो था लुइस डियाज का वो गोल जो डिसअलाउ हुआ वीएआर के कारण। भाई मुझे नहीं लगता वो ऑफसाइड थी, मुझे कहीं से नहीं लग रहा था वो ऑफसाइड थी। वहां तुम नेकेड आई से तुम देख सकते हो कि लुइस डियाज का पैर डेफिनेटली पीछे था। एंड द थिंग इज, उस चीज को डेफिनेटली तुम वीएआर की लाइन भी नहीं बनी, जो लाइन बनती है हरी नीली और लाल रंग की, वो भी लाइन नहीं बनी एक्चुअली मार्क करने के लिए कि प्लेयर कहां था, एंड खुद से ही वो वीएआर ने दे दिया कि भाई ऑफसाइड थी। वो एक डिसीजन मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आई। एंड तुम कह सकते हो कल चाहे मैनचेस्टर यूनाइटेड की मैच की बात करो चाहे टॉटनहम के मैच की बात करो, दोनों ही मैच में रेफरिंग बहुत ही बेकार लेवल की हुई, दोनों ही मैचेस में। एंड लास्ट टाइम में लिवरपूल थोड़ा सा तुम कह सकते हो अनलकी रह गई उस ओन गोल के कारण, बट इतना मैं बोलूंगा कि लिवरपूल की फाइटिंग मेंटालिटी कल बहुत तगड़े लेवल पे दिख रही थी। 9 मैन लिवरपूल कल उसने टॉटनहम को बहुत लंबे समय तक डिफेंड करके रखा, जो कि भाई नेक्स्ट लेवल काबिल तारीफ है। खैर यार, मैं ऑफसाइड के गोल पर ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा बिकॉज फिर मुझे ही टांग दिया जाएगा पता चला। बट यार, तुम्हें कैसा लगा इस मैच को देखकर? तुम मैच रेफरिंग सिस्टम पर तुम्हें क्या बोलना है तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड यार, आज की पंचायत को इसी के साथ यहीं एंड करते हैं। होप वीडियो तुम्हें अच्छी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं तुमसे किसी और दिन किसी और नए टॉपिक पर। साइनिंग आउट।